So hello students, once again welcome back to Prakashan classes. This is going to be lecture number 5 of the basic concepts of accountancy जो कि class 11 के लिए रहने वाला है, ठीक है. And we will cover all the basic concepts कि BCom semester 1 student के लिए भी relevant है. So without wasting any time, let's start with today's topic. आज हम लोग सीखेंगे accountancy में कुछ basic terms, ठीक है. That is called, आज का टॉपिक सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है कि डेटर्स क्या होता है. Debtors. We will write it as DEBTORS. ठीक है, DEBTORS, but we will pronounce it as debtors. ठीक है, debtors होता क्या है, क्लियर. debtors का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे. तो debtors होता है क्या, देखो, जिस भी बिजनेस को हम लोगों ने अगर उधार में क्रेडिट में गुड्स सेल किया है, अगर बिजनेस ने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है या तो उसको सर्विसेज दिया है, अगर बिजनेस ने किसी को भी गुड्स का सेल किया है या फिर सर्विसेज दिया है ऑन क्रेडिट बेसिस. बीइंग अ बिजनेस, अगर हमने किसी को गुड्स सेल किया है या तो कोई भी उसको सर्विसेज रेंडर किया है ऑन क्रेडिट बेसिस उधार में, तो इन फ्यूचर उनसे पैसा लेने का राइट बनता है. राइट, हमको उनसे इन फ्यूचर पैसा लेने का हक बनता है, राइट बनता है. तो वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं. मतलब जब भी बिजनेस में हम किसी को क्रेडिट बेसिस पे उधार में गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, या तो कोई सर्विस देते हैं, तो इन फ्यूचर उनसे पैसा रिसीव करने का हमारा राइट बनता है. रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर. सिंपल, जिससे भी हमको पैसा लेना है वो मेरा डेटर है. तो अगर हम लोगों ने बिजनेस में किसी को गुड्स सेल किया होगा या तो कोई सर्विस दे रखा होगा, या तो हमने बिजनेस में किसी को गुड्स सेल किया होगा या तो कोई सर्विसेज रेंडर किया होगा ऑन क्रेडिट बेसिस, और इन फ्यूचर उनसे हमको पैसा लेना है, इन फ्यूचर उनसे हमको पैसा लेना है, तो वो मेरे डेटर बन जाते हैं. और जिनसे हमको पैसा लेना है वो मेरे डेटर होते हैं, और डेटर हमारा एसेट होता है. राइट, डेटर को हमको समझना पड़ेगा. डेटर्स हमारे करंट एसेट होता है. एसेट तो होता ही है, करंट एसेट भी होता है. बिकॉज देखो, करंट एसेट का इकोनॉमिक लाइफ 12 महीना से कम होता है. तो सिंपल सा बात है, जिसको पैसा देना वो 12 महीने के अंदर पैसा दे देगा, और जिसको नहीं देना वो तो देगा ही नहीं. क्लियर. तो डेटर्स का कॉन्सेप्ट हम लोग लिखते हैं, कॉपी में हम लिखेंगे, वेन एवर गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेस, whenever goods are sold or services are rendered, whenever goods are sold or services are rendered to a party, group और इंस्टीट्यूशन. ठीक है, जब भी हम लोग गुड्स सेल करते हैं या फिर सर्विसेज रेंडर करते हैं किसी भी पार्टी को, मतलब कि वो इंडिविजुअल हो सकता है, किसी भी ग्रुप ऑफ पर्संस को या फिर इंस्टीट्यूशन को, ऑन क्रेडिट बेसिस, ऑन क्रेडिट बेसिस. सो व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड टू अ पार्टी, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, एंड from whom the amount is receivable, and from whom the amount is receivable in future, and from whom the amount is receivable in future. तो जब भी हम लोग किसी भी पर्सन को, इंडिविजुअल को या फिर इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट बेसिस पे उधार में गुड्स सेल करते हैं और उनसे अगर हमको पैसा रिसीव करना है, लेना है, रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी, ठीक है, एंड फ्रॉम होम द अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, कॉमा, दे आर termed as debtors. They are termed as debtors. तो डेटर्स होता क्या है, अगर हम लोगों ने किसी को क्रेडिट में गुड्स सेल किया है
या तो क्रेडिट में कोई सर्विस दे रखा है और जिनसे हमको फ्यूचर में पैसा कलेक्ट करना है, लेना है, रिसीवेबल है, तो वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। अब इसी के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। तो सुबह सुबह सो के उठते ही या सोते सोते अगर सपना आता है कि आज हमको ना इस पार्टी से पैसा मिलने वाला है, तो ऐसा सपना देख के हम लोग को अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। तो ए से अच्छा, ए से एसेट, राइट? ए से अच्छा होता है, ए से एसेट होता है। अगर हमको पैसा मिलने वाला है तो हम लोग को अच्छा लगेगा, रिलैक्सेशन वाला फीलिंग आएगा, और जब भी अच्छा लगेगा, रिलैक्सेशन वाला फीलिंग होगा, वो एसेट होता है। क्लियर? तो अगर हमको किसी से पैसा मिलने वाला है तो उसको आते हुए देखो, हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे डेटर्स बिजनेस का एसेट होता है, इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। and moreover it is a current asset, it is a current asset for the business। तो डेटर बिजनेस का एसेट तो होता ही है, और थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो ये बिजनेस का करंट एसेट होता है। बिकॉज देखो, जिनसे हमको पैसा लेना है वो ऑब्वियसली 12 महीना के अंदर पेमेंट कर देंगे, उनसे हमको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस एंड मोर ओवर इट इज अ करंट एसेट। तो ये होता है डेटर्स का मीनिंग। डेटर्स क्या होता है? जिनको हमने क्रेडिट में गुड्स सेल किया है या तो कोई सर्विस दे रखा है और जिनसे हमको फ्यूचर में पैसा कलेक्ट करना है। रिसीवेबल फ्रॉम एनी पार्टी इज डेटर, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया डेटर्स का मीनिंग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि क्रेडिटर्स क्या होता है। We will give the heading creditors। अब जब भी हम लोगों ने किसी से क्रेडिट बेसिस पे या तो कोई गुड्स परचेज किया है या तो उससे कोई सर्विस ले रखा है, जब भी बिजनेस में हमने किसी से क्रेडिट बेसिस पे, उधार में, या तो कोई गुड्स परचेज किया है या तो उससे कोई सर्विसेज ले रखा है ऑन क्रेडिट बेसिस, एंड क्योंकि हमने क्रेडिट में गुड परचेज किया था, उधार में गुड्स परचेज किया था, या तो उधार में हमने कोई सर्विसेज ले रखा है, तो इन फ्यूचर उस पार्टी को हमको पेमेंट करना पड़ेगा, उस पार्टी को हमको इन फ्यूचर उनको पैसा देना पड़ेगा, तो वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। मतलब बिजनेस में जिससे हम लोग गुड्स उधार में खरीदते हैं क्रेडिट बेसिस पे, या तो जिनसे हम सर्विसेज उधार में लेते हैं क्रेडिट बेसिस पे, एंड इन फ्यूचर जिनको हमको पेमेंट करना पड़ता है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। क्लियर? और बिजनेस के लिए ना क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बिकॉज सोचो जिनको हमको पैसा देना है ना भाई, इट्स अ लाइबिलिटी। ठीक है, सोच के लगेगा कि भाई पैसा देना है, पैसा तो पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा पेमेंट करने के पैसा कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिजनेस के लिए एक डेट है, उधारी है, सर के ऊपर बोल रहा है, जब तक पेमेंट नहीं करेंगे ना रात में बुरा बुरा सपना आएगा, क्रेडिटर लोग आएगा अपना पैसा मांगे, क्रेडिटर लोग। ठीक है, तो क्रेडिटर लोग आएगा, डराना डराना सपना आएगा, क्रेडिटर लोग को पैसा नहीं देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अंडरस्टैंडिंग दिस टू टर्म्स, दैट इज डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है। क्रेडिटर क्या होता है? वंस अगेन, जब भी हम लोगों ने बिजनेस में गुड्स परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पे, या तो कोई सर्विसेज ले रखा है क्रेडिट बेसिस पे, अगर हमने उधारी में क्रेडिट बेसिस पे बिजनेस में कोई गुड्स परचेज किया है या तो कोई सर्विस ले रखा है क्रेडिट बेसिस पे, एंड इन फ्यूचर उसका हमको पेमेंट करना है, तो वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है। तो इसको लिख लेते हैं, whenever goods are purchased or whenever goods are purchased or services are availed, whenever goods are purchased or services are availed from पार्टी का मतलब हो गया इंडिविजुअल। जब भी हम लोग बिजनेस में गुड्स परचेज करते हैं,
ठीक है, या तो कोई सर्विस अवेल करते हैं, सर्विस ले लेते हैं फ्रॉम अ पार्टी कॉमा ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और इंस्टीट्यूशन ऑन क्रेडिट बेसिस। तो जब भी हम लोग बिजनेस में किसी भी इंडिविजुअल से, ग्रुप से या फिर इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट बेसिस पे उधार में गुड्स खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस ले रखते हैं, ठीक है, whenever goods are purchased और services are availed, जब भी हम लोग बिजनेस में उधारी में क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस ले लेते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, whenever इन अ बिजनेस, या तो हम लोग गुड्स का परचेज कर रहे हैं या तो हम लोग सर्विसेज उधार में ले रहे हैं, ठीक है, किससे ले रहे हैं, पार्टी से ले रहे हैं, कोई इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से ले सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं उधार ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है, एंड टू whom the amount is payable, and to whom the amount is payable, जिनको उनको पैसा पे करना है, and to whom the amount is payable in future, and to whom the amount is payable in future, जिसको उनको फ्यूचर में पैसा पे करना है, कॉमा they are termed as creditors, they are termed as creditors, they are termed as creditors, ठीक है, इनको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। अब जिनको हमको फ्यूचर में पैसा पे करना है, मान लो हम लोगों ने किसी बिजनेस से उधार में गुड्स खरीदा था, तो इट इज ऑब्वियस कि हमको उनको फ्यूचर में पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तो जिनको हमको पैसा फ्यूचर में पे करना है वो हमारा लायबिलिटी होता है, और ऑब्वियस सा बात है कि क्रेडिटर जनरली करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है, उधार में अगर हमने गुड्स खरीदा है तो ऑब्वियसली 12 महीने के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, एक टाइम पीरियड होता है कि 3 महीने के अंदर पेमेंट करो, 4 महीने के अंदर पेमेंट करो, 6 महीने के अंदर पेमेंट करो, तो अगर हम लोग 12 महीने के अंदर रीपेमेंट कर देते हैं, ठीक है, वो लायबिलिटी जिसका रीपेमेंट हम 12 महीने के अंदर कर सकते हैं, तो लायबिलिटीज व्हिच कैन बी रीपेड विद इन 12 मंथ्स आर करंट लायबिलिटी, तो क्रेडिटर्स भी याद रखना करंट लायबिलिटी होता है, तो हम लिखेंगे इट इज a liability for the business, it is a liability for the business and moreover it is a current liability, मतलब ऐसा लायबिलिटी जिसका रीपेमेंट 12 महीने के अंदर हो सकता है, एंड मोर ओवर इट इज अ करंट लायबिलिटी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, moving on to the next topic, that is depreciation. DEPRECIATION, depreciation। तो क्या होता है टॉपिक डेप्रीशिएशन, क्या होता है, देखो समझो, डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट जिसका इकोनॉमिक लाइफ ऑब्वियसली 1 साल से ज्यादा है, फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट वो एसेट होता है जिसका इकोनॉमिक लाइफ 1 साल से 12 महीने से ज्यादा होता है। तो फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन करंट एसेट में भी ना 2 तरह के एसेट होते हैं, एक होता है टैंजिबल और एक होता है इंटैंजिबल। तो यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो जब भी कोई टैंजिबल फिक्स्ड एसेट डे बाय डे यूज करने के कारण उसका वैल्यू और उसका लाइफ कम होते जाता है, आई रिपीट, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट यूज करने के कारण, समय बीतने के कारण उसका जो वैल्यू है, उसका जो लाइफ है वो कम होते जाता है, खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। जैसे मान लो हमने कोई मशीन परचेज किया, अगर हमने मशीन परचेज किया है तो मशीन डे 1 पे एकदम नया रहेगा, एकदम चमकेगा, एकदम स्मूथ चलेगा,
ठीक है। पर जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाएगा ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टूट फूट जाएगा, थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, ठीक है। समय बीतने के कारण उसका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। नया टेक्नोलॉजी आते ही पुराना टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाता है। जैसे मार्केट में 4G फोन बंद हो गया, जैसे 5G फोन आया ऑलमोस्ट लोगों ने 4G फोन खरीदना ही बंद कर दिया। तो नया टेक्नोलॉजी आने से पुराना टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाता है। समय के बीतने के कारण भी बहुत बार क्या होता है कि एसेट का वैल्यू, एसेट का लाइफ कम हो जाता है। हर एसेट का, हर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का एक लिमिटेड लाइफ है। मान लो बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग बना है तो भाई 100 साल तक चलेगा, फिर तो वो टूट फूट जाएगा, ठीक है। मशीन है तो 10 साल 12 साल चलेगा, ठीक है। कोई एसी है, कोई बड़ा मशीन है तो भाई 10 साल 12 साल 15 साल तक चल सकता है, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो एवरी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का एक लिमिटेड लाइफ होता है। हर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का, चाहे बिल्डिंग हो सकता है, मोटर कार हो सकता है, मशीन हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, हर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का एक लिमिटेड लाइफ होता है। तो लिमिटेड लाइफ का वैल्यू जब भी कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, किस रीजन से? या तो टाइम बीतने के कारण, पैसेज ऑफ टाइम, या तो वेयर एंड टेयर, टूट फूट जाने के कारण, या तो ऑब्सोलेंस हो गया, पुराना हो गया, रद्दी हो गया, जंग लग गया, ठीक है। या फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, नया टेक्नोलॉजी आने से पुराना टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक डेप्रीशिएट हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है। तो डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट दैट इज नॉन करेंट, नॉन करेंट या फिर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। नॉन करेंट एसेट्स में टैंजिबल एसेट्स और टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू जब भी डिक्रीज करेगा, किस रीजन से? नंबर 1 पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण। नंबर 2 वेयर एंड टेयर, टूट फूट जाने के कारण। नंबर 3 चेंज इन टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी आने से पुराना टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है। या फिर नंबर 4 ऑब्सोलेंस, पुराना हो गया, ठीक है। पुराना होते होते जंग लग गया, ठीक है, धूला जम गया, तो एसेट का वैल्यू गिर जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है। बिल्डिंग बनता है, शुरुआत में एकदम नया चमकता है, जैसे जैसे समय बीत जाता है 20 साल 30 साल बाद पुराना हो जाता है, कहीं क्रैक्स आ जाता है, तो दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। तो हर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का लिमिटेड लाइफ है, और डे बाय डे जैसे जैसे हम लोग एसेट यूज करते जाएंगे, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का लाइफ दिन प्रतिदिन कम होते जाएगा, उसका वैल्यू कम होते जाएगा, उसका लाइफ कम होते जाएगा। दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन में लिखेंगे डेप्रीशिएशन मीन्स gradual decline. Depreciation means gradual decline in the value and life, in the value and life of tangible फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डिक्लाइन। ग्रेजुअल डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? कोई भी एसेट का वैल्यू ना एक बार में खत्म नहीं होता, धीरे 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 एसेट यूज करते करते उसका वैल्यू और उसका लाइफ कम होते जाता है। तो डेप्रिशिएशन टर्म हम लोग यूज करते हैं ओनली विद रिस्पेक्ट टू टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होता है जिसका इकोनॉमिक लाइफ 12 महीना से ज्यादा होता है। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होता है जिसका इकोनॉमिक लाइफ 12 महीना से ज्यादा होता है, और जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट है, उसको हम लोग टैंजिबल फिक्स्ड एसेट कहते हैं। तो डेप्रिशिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डिक्लाइन, धीरे 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 एसेट का वैल्यू जब कम होते जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिशिएशन, ठीक है। डेप्रिशिएशन मींस ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू एंड लाइफ ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, दैट इज पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण। EFFLUX, इफ्लक्स ऑफ टाइम, EFFLUX, ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण। जैसे जैसे समय बीतते जाएगा कोई भी मशीन, कोई भी एसेट डे बाय डे पुराना होते जाएगा, ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, कॉमा वेयर एंड टियर, वेयर एंड टियर, WER वेयर, TEAR टियर, वेयर एंड टियर मतलब टूट फूट जाना, ठीक है। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डिक्लाइन, धीरे 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 किसी भी एसेट का वैल्यू और लाइफ दोनों कम होते जाता है ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, वेयर एंड टियर, कॉमा ऑब्सोलेंस, OBSOLENCE,
ठीक है, ऑब्सोलेंस कॉमा चेंज इन टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या हो गया, पुराना हो गया, रद्दी हो गया, धूला जम गया उसके ऊपर, ठीक है, जंग लग गया है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलेंस। चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट ड्यू टू फ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण, वेयर एंड टेयर, टूट फूट जाने के कारण, ऑब्सोलेंस पुराना हो गया। टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आ गया तो भी डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। तो हर टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का ना एक लिमिटेड लाइफ होता है और वो धीरे धीरे यूज करते करते उसका वैल्यू, उसका लाइफ कम होते जाता है, डेप्रिशिएट होते जाता है। इसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या क्या रीजन होता है डेप्रिसिएशन का, फ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, वैसे वैसे एसेट का वैल्यू भी कम होता जाएगा, उसका लाइफ भी कम होता जाएगा। एसी खरीद के लाए थे, डे वन में क्या स्मूथ चल रहा था, ठीक है, पूरा एरिया को ठंडा लग रहा था, ठीक है, पूरा एरिया को ठंडा लग रहा था, पूरा एरिया स्वेटर पहन के घूम रहा था। फिर हमने देखा कि भाई ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो खुद को ही फील नहीं आता है, एसी का हवा ही फील नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू कम हो गया है, लाइफ कम हो गया है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गया है, तो धीरे धीरे मशीन डेप्रिशिएट हो गया है। तो डेप्रिसिएशन का क्या क्या रीजन होता है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट का वैल्यू गिर सकता है, फ्लक्स ऑफ टाइम, समय बीतने के कारण, वेयर एंड टेयर, टूट फूट जाने के कारण, ऑब्सोलेंस पुराना हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, it is a non cash expense, it is a नॉन कैश एक्सपेंस। अब ये क्या होता है, देखो डेप्रिसिएशन को बोला जाता है कि वो नॉन कैश एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस में बहुत कैटेगरी का होता है, बहुत तरह का होता है। जैसे देखो बिजनेस में स्टाफ लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस का स्टाफ को हमको सैलरी पे करना पड़ता है। जब भी हम ऑफिस का स्टाफ को सैलरी पे करते हैं तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होता है, इसका मतलब सैलरी एक कैश एक्सपेंस है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस कैश एक्सपेंस है। जब भी हम लोग रेंट का पेमेंट करते हैं तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होता है, रेंट भी कैश एक्सपेंस है। लेकिन जब कोई भी एसेट का वैल्यू कम हो जाता है समय बीतने के कारण, टूट फूट जाने के कारण, पुराना हो गया, रद्दी हो गया, जंग लग गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण, तो ये एक्सपेंस तो है बट इसके कारण कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता है, ना ही कैश का कोई इनफ्लो होता है, ठीक है। मेरा मोबाइल फोन यूज करते करते स्लो हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया है, इसका मतलब ये मेरे हम लोग बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट डिराइव। मशीन को यूज करते करते मशीन स्लो हो गया है, आउटडेटेड होते जा रहा है, टूट फूट गया है, ठीक है, वेयर एंड टेयर हो गया है, तो आउटडेटेड हो जाने के कारण इन सब का वैल्यू लाइफ कम होते जा रहा है, बट इसके कारण कोई कैश का आउटफ्लो इमीडिएटली नहीं हो रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन को हम लोग बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंस। आज का लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स क्या होता है, हम लोग ने अभी सीखा था आज के इस वीडियो में कि डेटर्स का मतलब क्या होता है। जब भी हम लोग क्रेडिट बेसिस पे या तो गुड्स सेल करते हैं या तो क्रेडिट में कोई सर्विसेज देते हैं और इन फ्यूचर हमको पैसा मिलने वाला होता है, उसको डेटर्स कहते हैं। अगर हमने किसी पार्टी को क्रेडिट में गुड्स सेल किया है या तो क्रेडिट में उसको कोई सर्विसेज दिया है और इन फ्यूचर उससे पैसा मिलने वाला है तो हमारा डेटर होता है। और अगर डेटर पैसा ना दे पाए, ठीक है, या फिर डेटर से पैसा का रिकवरी ना हो पाए, ठीक है, डेटर से तो पैसा लेना था ना। डेटर कौन होता है, जिसको हमने या तो क्रेडिट में गुड सेल किया था या तो क्रेडिट में कोई सर्विसेज दे रखा था। डेटर वो होता है जिसको हमने उधार में कोई गुड्स का सेल किया था क्रेडिट बेसिस पे या तो क्रेडिट में कोई सर्विसेज दिया था और जिनसे हमको फ्यूचर में पैसा कलेक्ट करना है, वो हमारे डेटर होते हैं। लेकिन अगर डेटर से पैसा का रिकवरी ना हो पाए, उनसे पैसा वसूली ना हो पाए, ठीक है, अगर डेटर मान लो डेटर का सब कुछ खत्म हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना खुद का डेट पेमेंट कर सके। जैसे देखो आई एम अ सॉल्वेंट पर्सन, अगर मेरे ऊपर कोई उधारी है ना तो आई एम सॉल्वेंट इनफ कि हम अपना खुद का उधारी खुद रीपेमेंट कर सके, तो हम सॉल्वेंट है। लेकिन कल को मेरा सब कुछ अगर खत्म हो जाए, ठीक है, घर पे बाल्टी गमला भी नहीं बचा, टूथब्रश भी नहीं बचा पैसा चुका सके लोगों का, इतना भी पैसा नहीं बचा, इसका मतलब हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। तो अगर मान लो जिनसे हमको पैसा लेना था,
अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए या किसी भी कारण से उनसे पैसा कलेक्शन ना हो सके तो डेटर जो बैड हो जाता है उसको बैड डेट कहते हैं। व्हाट इज बैड डेट? बैड डेट होता है क्या है? डेटर से पैसा लेना था, डेटर से पैसा कलेक्शन करना था, और उनसे पैसा का रिकवरी हो नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। याद रखना, किसी भी पर्सन को ना कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है, कोई खुद से खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता, और अगर कोर्ट ने किसी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया तो उससे कोई रिकवरी भी नहीं कर सकता है। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि बैड डेट का मतलब क्या होता है। तो हम लिखेंगे वेन एवर अ पर्सन कॉमा ग्रुप और institution from whom the amount was receivable. Whenever a person, group or institution from whom the amount was receivable, जिनसे बिजनेस को पैसा लेना था, ठीक है, बिकम्स इंसॉल्वेंट, भाई जिससे हमको पैसा लेना था वही इंसॉल्वेंट हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसके घर पे कुछ नहीं बचा, बाल्टी गमला इवन उसका टूथ ब्रश भी खत्म हो गया, कुछ नहीं उसके पास देने के लिए, जिनसे पैसा लेना था वो खुद इंसॉल्वेंट हो गए। अब हम कैसे पैसा रिकवरी करें किसी से? ठीक है, हमने मान लो कि उधार में गुड बेचा था राहुल को, हमने राहुल को क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया था, राहुल को हमने उधार में 10,000 का गुड बेचा था, राहुल हो गया इंसॉल्वेंट, उसका कुछ भी नहीं बचा। हम राहुल से बोल रहे हैं राहुल अपना टूथब्रश बेच के तो पेमेंट कर दो, राहुल बोल रहे पैसा नहीं है सर, क्लियर, तो वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो व्हेन अ पर्सन, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन फ्रॉम होम द अमाउंट वाज रिसीवेबल बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड the debt becomes irrecoverable and the debt becomes irrecoverable whenever a person, group or institution from whom the amount was receivable, जिनसे उनको पैसा लेना था, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, and the debt becomes irrecoverable, comma सच अ लॉस टू द बिजनेस, बिजनेस की लॉस ही तो है, जिनसे हमको पैसा लेना था भाई उनसे पैसा रिकवरी नहीं हो पा रहा है, जिनसे हमको पैसा लेना था उनसे पैसा का रिकवरी नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। अब हम अपना पैसा कैसे रिकवर करें, क्योंकि बिजनेस के लिए तो लॉस है। सच अ लॉस टू द बिजनेस, सच अ लॉस टू द बिजनेस is termed as bad debt. Such a loss to the business is termed as bad debt. इस लॉस को हम लोग बैड डेट बोलते हैं। बैड डेट में भी याद रखेंगे कि कोई भी लॉस ना नॉन कैश इन नेचर होता है, तो बैड डेट का भी नेचर याद रखना, बैड डेट इज अ नॉन कैश आइटम। जब बिजनेस में बैड डेट होता है तो ना ही कैश का इनफ्लो होता है और ना ही कैश का आउटफ्लो होता है। राहुल से हमको 10,000 रुपया लेना था, राहुल ने 10,000 रुपया नहीं दिया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो ना ही मेरा बिजनेस में कैश का कोई इनफ्लो हुआ और ना ही कैश का कोई आउटफ्लो हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन और इवेंट। ठीक है, बैड डेट होना बिजनेस में क्या है, एक इवेंट ही तो है, राइट। तो इसका कोई बिजनेस का कैश पे इफेक्ट नहीं होता, इसलिए एक नॉन कैश आइटम है। तो आज का क्लास में हमने कवर कर लिया कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है और बैड डेट क्या होता है। होपफुली यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।